तो दोस्तों क्या हो अगर तुम्हारे स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर, जिसे देखकर तुम्हारी और तुम्हारे पूरे स्कूल की फटती है, उसके साथ तुम जाने अनजाने में एक टॉयलेट में फंस जाते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि तुम्हें अपने जीवन की कीमती 2 बूंदे भी बहानी पड़ जाए। धन्यवाद। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम सातो होता है, और वो कहता है कि मुझे बहुत जोर की सुसु लगी थी, इसीलिए मैं फटाक से टॉयलेट में घुस गया और ये भी नहीं सोचा कि टॉयलेट के अंदर पहले से ही कोई हो सकता है, क्योंकि अक्सर इस टाइम में कोई भी नहीं आता। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है। सातो के सामने उसी की टीचर बैठी होती है, जिसका नाम काजेमा होता है। सातो कहता है कि अरे मैम, आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और मैम उसे कहती है मैं वही करने के लिए आई हूँ जिसके लिए लोग टॉयलेट आते हैं। सातो कहता है कि मिस, मेरा मतलब ये नहीं था, ये असल में बॉयज वॉशरूम है। और मैम उसे कहती है कि गर्ल्स वॉशरूम में सफाई चल रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि अक्सर इस टाइम पे कोई भी टॉयलेट नहीं आता, लेकिन तुम्हें दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। सातो की धीरे धीरे फटके 4 होने लगती है और सातो सोचता है कि कहीं मैं पैंट में ही मुंह न दूं। और फिर टीचर उसे कहती है आखिर तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सातो टीचर को बताता है कि डोर असल में लॉक हो चुका है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। सातो के अंदर फट रही होती है, इसीलिए वो कहता है क्या कोई बाहर है, प्लीज मुझे कोई बचाओ। और तभी उसकी टीचर डरावनी आवाज में कहती है तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। और ऐसे डरावनी आवाज को सुनकर सातो सोचने लगता है ये सब होने के बाद टीचर तो मुझे जान से ही मार डालेगी। तभी अचानक से बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और टीचर सातो को अपने पास खींच लेती है, ताकि बाहर वाले को ना पता चले कि टॉयलेट के अंदर 2 लोग हैं। और सातो तो अपने मन में सोच रहा था कि अगर मुझे मरना ही है तो मरने से पहले क्यों ना मैं टीचर के संतरे दबा दूं। लेकिन तभी सातो खुद पे कंट्रोल करता है और टीचर से माफी मांगते हुए पीछे हटता है। तभी इस टॉयलेट के ऑपोजिट वॉल पे एक बॉल आके लगती है और तभी उसके झटके से टीचर का पानी बह जाता है। तभी टीचर चिल्लाती हुई कहती है मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगी। तभी अचानक से सातो उसे कस के पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं और ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी सातो भी अपने पैर में मूत देता है और इस हादसे को हुए पूरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं और सातो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और वो सोचने लगता है आखिर पता नहीं टीचर मेरे बारे में क्या सब सोच रही होगी। सातो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं क्लास बंक करने वाला हूँ और मैं बहाना मार दूंगा कि मेरे पैर में चोट लगी है, इसीलिए मैं तो चला नर्स ऑफिस। सातो जैसे ही नर्स ऑफिस जाने वाला होता है तभी वो एक टीचर से टकरा जाता है। उसके बाद वो नर्सिंग रूम में पहुंच जाता है और तभी सातो की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पे टीचर काजिमा भी होती है। काजिमा को असल में फीवर हो गया था और ये सब शायद सातो की वजह से हुआ है। तभी वो टीचर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो अभी अगली क्लास शुरू होने वाली है। तभी सातो कहता है कि मेरे पैर में असल में हॉकी खेलते टाइम चोट लग गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे रेस्ट करने आया हूँ। फिर वो टीचर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए फीवर की दवाई ढूंढ के दे सकते हो। तभी सातो कहता है क्यों नहीं, और वो टीचर के लिए दवाई ढूंढने लगता है। और तभी सातो को मेडिसिन ढूंढते ढूंढते ये वाली मेडिसिन मिलती है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं है। जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो उसे हम लोग मुंह में डाल के तो निगल लेते हैं, लेकिन इस दवाई का सीन कुछ अलग है। इसे असल में मुंह के छेद से नहीं बल्कि किसी और छेद से निगला जाता है। अब वो तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। तभी टीचर उस मेडिसिन को देख के कहती है ठीक है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर सातो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है। उसके बाद वो मैम के अंदर वो दवाई डाल देता है। अब जैसे ही सातो मैम के अंदर दवाई डाल देता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक टीचर आ जाती है, जो कि काजेमा से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। और इस टीचर के नजरिए से यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा होता है, पर यहाँ पे सातो तो टीचर के नीचे छुपा हुआ था। और उसके बाद वो टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी टीचर काजेमा सातो से कहती है तुम यहाँ से अभी चले जाओ, वरना तुम्हें भी मेरे वजह से बुखार हो जाएगा। और जैसा कि टीचर ने कहा था, अगले दिन सातो को भी बुखार हो जाता है। तभी उस नर्स ऑफिस में टीचर काजेमा भी आ जाती है और वो सातो से कहती है तुमने मेरे लिए कल जो भी सब किया उसके लिए थैंक्स। लेकिन तभी वो टीचर गुस्से में आके कहती है कल जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही आज मैं तुम्हारे साथ करूंगी, चलो इस चीज का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर भी करते हैं। इससे सातो की फट जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और सातो एक लॉन्ड्री में था, क्योंकि वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सातो वहाँ पे अपनी टीचर को देख के हैरान हो जाता है। असल में टीचर काजिमा बारिश में भीग गई थी, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। और सातो कहता है मैम, आप अपने कपड़ों को यहाँ पे सुखा सकती है। तभी काजिमा कहती है ओ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने नेकेड हो जाऊँ। सातो कहता है कि मिस टीचर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। काजिमा के पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते, इसीलिए सातो काजिमा को अपना शर्ट दे देता है और काजिमा उसका शर्ट पहन लेती है। और तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और काजिमा को बिजली से काफी ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो सातो को कस के पकड़ लेती है और उस बिजली की वजह से लाइट भी चली जाती है। तभी सातो कहता है अब तो हमें सर्किट ब्रेकर को ढूंढना पड़ेगा। और उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिल भी जाता है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में मालूम है तो तुम सब लोग कमेंट में इसका ज्ञान बांट सकते हो। जब उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिल जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है। और तभी काजिमा को काफी अच्छा आइडिया आता है और वो सातो के ऊपर चढ़ जाती है, पर उसका स्विच काफी ज्यादा ऊपर होता है। और जैसे ही सातो ऊपर देखता है उसे 2 बड़े बड़े जन्नत दिख जाते हैं और तभी बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से एक
डिटर्जेंट का बोतल उनके ऊपर गिर जाता है। पता नहीं ये डिटर्जेंट है या कुछ और, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। सातो टीचर को उठाने की कोशिश करता है पर उसी चक्कर में वो और भी ज्यादा गड़बड़ कर देता है और काजिमा सोचने लगती है अब क्या किया जाए। सातो क्यों ना मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा लूं। तभी सातो कहता है लेकिन टीचर क्या आप मुझे उठा पाएंगी। तभी काजिमा कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी। सातो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो काजिमा के कंधे पे बैठ जाता है। पर तभी धीरे धीरे काजिमा शर्माने लगती है। अब मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस प्रॉब्लम को सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, यहाँ पे असल में सातो की मर्दानगी बाहर आ रही थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती है। सातो अपने नानी के घर पे होता है और वो कहता है आखिर ये टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है या बुरी। असल में काजिमा और सातो की मॉम बहुत अच्छी दोस्त होती है और सातो की मॉम ने काजिमा से रिक्वेस्ट की थी क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बेटी को संभाल सकती हो, और काजिमा इसके लिए मान जाती है क्योंकि काजिमा को भी बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन बच्चे काजिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और काजिमा सातो को बताती है मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती। बस उसमें ये 3 कॉमन चीजें तो होनी ही चाहिए, जो लोगों से अच्छे से बात करता हो और जो बच्चों को संभाल सकता हो और जवान भी हो, और ये सारी की सारी चीजें अपने सातों के अंदर होती ही है। टीचर ये सब सोच के थोड़ा शर्माने लगती है और वो कहती है मेरा मतलब तुमसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद काजिमा और सातो की छोटी बहन दोनों ही पानी के ट्यूब में होती है और काजिमा की स्विमसूट देखकर सातो की सोच अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। इसी वजह से वो अपने सर को गेट पे पटकने लगता है। तभी सातो की बहन काजिमा की ब्रा खोल देती है जिससे काजिमा हड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से सातो की बहन नीचे गिरने लगती है। और जैसे ही ये दोनों उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं तभी एक्सीडेंटली काजिमा और सातो का किस हो जाता है और इस वक्त वो बच्ची उन दोनों के बीच में होती है। तो तुम सब अब समझ ही गए होगे कि ये बच्ची सातेमा के संतरों के साथ क्या करने वाली है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सातो की मम्मी घर वापस आ जाती है और वो धीरे से काजिमा को कहती है तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, और अगर तुम लड़का ढूंढ ही रही हो तो मेरे बेटे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। ये बात सुनकर टीचर शर्मा जाती है। उसके बाद काजिमा सातो को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है और वहाँ पे सातो कहता है चलो जल्दी से यहाँ पे आके सो जाओ। और ये बात सातो असल में अपनी बहन को कह रहा था, लेकिन टीचर को लगता है जैसे कि सातो ये बात उसे ही कह रहा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सातो अपने कमरे की ओर जाने लगता है और सातो कहता है बस थोड़ी सी सीढ़ी और उसके बाद मैं ऐसी जगह पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मेरी बहुत सारी फेवरेट एच मांगा और गेम्स होंगी। खैर ये सब तो मेरा भी फेवरेट है। लेकिन जैसे ही सातो दरवाजा खोलता है उसके सामने टीचर काजिमा बैठी होती है। असल में यहाँ सातो की मम्मी ने काजिमा को अपने घर पे इन्वाइट किया था और उन्होंने ही काजिमा को सातो के कमरे में बैठाया था और वो उससे कहती है काजिमा तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। सातो अपने टीचर से कहता है टीचर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और काजिमा उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकती है ना। ये सुन के सातो की वहीं पे फट जाती है और तभी वहाँ पे सातो की मम्मी आ जाती है। तभी काजिमा उसे गुस्से वाली नजरों से घूरने लगती है और सातो की मम्मी उसके गाल को खींचती हुई कहती है तुम्हें ऐसा डरावना चेहरा नहीं बनाना चाहिए, इससे तुम क्यूट बिल्कुल भी नहीं लगती। और सातो की मम्मी उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है और जैसे ही टीचर एक घुट पीती है उसे नशा चढ़ जाता है क्योंकि टीचर को सूंघने से ही नशा चढ़ जाता है। काजिमा कहती है कि ये बुक मुझे यहाँ पे मिली थी, इसमें हमारी बचपन की फोटोस है, और बुक को खोलते ही सामने 2 फोटो होती है जिसमें सातो की मॉम और काजिमा की फोटो होती है। और तभी काजिमा इस फोटो को दिखा के कहती है इस बच्चे की वजह से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है और ये लड़का और कोई नहीं अपना सातो ही होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। काजिमा पहले एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जिससे दूसरों से बातें करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, और काजिमा जब ब्रिज से जा रही थी उसकी नजर एक बच्चे की तरफ जाती है जो की ब्रिज से कूद जाता है और काजिमा भी उसको बचाने के लिए ब्रिज से कूद जाती है। और फिर काजिमा सातो को अपने घर लेके जाती है। सातो काजिमा को कहता है मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं ब्रिज से कूद गया। काजिमा को ये बात बहुत फालतू सी लगती है, लेकिन फिर काजिमा सोचती है अगर मैं भी जल्दी बड़ी हो जाऊँ तो मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाऊंगी। और सातो उससे कहता है तुम तो मुझसे काफी अच्छे से बात कर रही हो, शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों ब्रिज से कूद गए थे, इसीलिए अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। और ये बात काजिमा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। काजिमा कहती है कि इस बच्चे की वजह से ही मैं टीचर बन पाई हूँ, इससे मैं दोबारा मिलना चाहूंगी। साकी काजिमा को बताने ही वाली थी ये बच्चा और कोई नहीं सातो ही है। और तभी सातो अपने मॉम को रोकने लगता है और साकी उसको साइड में हटा के काजिमा को बोलती है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा सातो ही है। और एकदम से काजिमा काफी गुस्सा हो जाती है और वो सातो से कहती है तुमने मुझे आज तक ये बात बताई क्यों नहीं। और वो सातो से चिपक के कहती है मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहती थी, अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, तुम वो बचपन वाले लड़के हो जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और साकी जाने से पहले काजिमा से कहती है मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम दोनों अकेले में मजे करो। साकी के जाने के बाद
काजिमा को वहाँ पे एक मांगा मिल जाती है और वो कोई ऐसी वैसी मांगा नहीं थी बल्कि वो वाली मांगा थी, यू नो व्हाट आई मीन। और वो मांगा को पढ़ने लगती है और सातो कहता है ओ नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जैसे ही काजिमा सातो के ऊपर झपट्टा मारती है तभी सातो का कुछ हार्ड हो जाता है, जो देख के टीचर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही सातो की छोटी बहन उस कमरे में आ जाती है, जो देख के सातो तो एक सेकंड के लिए डर ही गया था। लेकिन तभी सातो को अपने मॉम के पैरों के कदमों की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी के कमरे में आ रही होती है, और ये सुन के सातो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो टीचर को रुकने के लिए कहता है। लेकिन मिस टीचर यहाँ पे कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपने हवस के नशे में डूबे हुए ही सातो के छोटे से खिलौने के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी वो सातो से कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मॉम के आने से पहले रुक जाऊं तो तुम्हें मुझे अपने होठों से पानी पिलाना होगा। उसके बाद सातो मजबूरी में आके टीचर को अपने होठों से पानी पिला देता है। लेकिन तभी सातो की मॉम उसके कमरे में आके कहती है कि ओ लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं, तुम दोनों लगे रहो। और ये कहने के बाद सातो की मॉम उसकी बहन को लेके वहाँ से चली जाती है। अबे यार, हर एनीमे के मॉम डैड ऐसे क्यों होते हैं, साला ये लोग अपने बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो स्कूल में होता है और वो अचानक से टीचर से मिल जाता है और वो मिस टीचर को बिग सिस्टर कह के बुलाता है, क्योंकि रात में टीचर ने ही अपने हवस के नशे में कहा था कि तुम मुझे अब से अपनी बड़ी बहन कह के बुलाना। लेकिन ये बात सुनकर टीचर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो सातो की अम्मा बहन एक कर देती है। उसके बाद जब वो स्टाफ रूम में जा रही थी उससे पहले वो एक कोने में जाके पता नहीं क्यों शर्माने लगती है और वो सातो को बेवकूफ कहती है। एक तो पता नहीं इन औरतों का हर 2 मिनट में मूड क्यों स्विंग होता रहता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो की फैमिली एक बीच में आई हुई रहती है। लेकिन तभी सातो अपने मन ही मन कहता है आखिर मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे मेरी टीचर कैसे पहुँच जाती है। तभी सातो की मॉम सातो को कहती है कि अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यहाँ मैं हमारे साथ तुम्हारे आई मीन तुम्हारे टीचर को भी तो लेके आई हूँ, और वैसे भी तुम्हारे डैड को ऑफिस में कुछ काम आ गया था और मैं हमारा कोई भी टिकट वेस्ट करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने काजिमा को इन्वाइट कर लिया, और वैसे भी आगे चल के वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही बनने वाली है। उसके बाद सातो की मॉम उसकी बहन को वहाँ अपने साथ लेके चली जाती है और काजिमा और सातो को वहाँ बीच पे ही अकेला छोड़ देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काजिमा और सातो को करीब ला सके। उसके बाद काजिमा और सातो बीच के एक खोपचे में चले जाते हैं जहाँ पे उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए काजिमा सातो से कहती है कि हे सातो, क्या तुम मेरे पीठ पे सनस्क्रीन लगा सकते हो। और ये सुन के तो सातो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके बाद वो काजिमा के ऊपर सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देता है। तभी काजिमा सातो से कहती है कि मेक श्योर कि तुम्हें मेरी बॉडी के अच्छे से हर जगह पे सनस्क्रीन लगानी है। और तभी बातों ही बातों में वो सातो को गलती से कह देती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, और ये सुनते ही सातो का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा काजिमा के संतरों को दबा देता है, जिससे काजिमा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो शर्म के मारे पानी में कूद जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सातो को चिल्लाती हुई कहती है कि सातो प्लीज मुझे बचाओ, मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं। उसके बाद सातो काजिमा को बचा लेता है। लेकिन तभी काजिमा कहती है कि मुझे पानी के अंदर ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाइट किया है। लेकिन तभी उन दोनों की नजर पास में ही पड़े हुए नोटिस बोर्ड में जाती है जिसपे लिखा था कि इस एरिया में बहुत सारे खतरनाक सांप हैं, इसीलिए सावधान रहे। और ये देख के काजिमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सातो के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी तो मेरी सील भी नहीं टूटी है। लेकिन तभी सातो काजिमा से कहता है कि आप फिक्र मत करो मैम, मैं उस सांप के जहर को चूस के निकाल दूंगा, आप बस मुझे ये दिखाओ कि सांप ने आपको कहाँ पे काटा है। और ये सुनते ही काजिमा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो अपने टांग फैलाना शुरू कर देती है, क्योंकि सांप ने उसको ऐसी जगह पे काटा था जहाँ पे असली सांपों का बिल होता है। उसके बाद सातो धीरे धीरे काजिमा का चूसना आई मीन काजिमा के अंदर के जहर को चूस के निकाल रहा होता है। लेकिन तभी सातो गलती से थोड़ा गलत जगह पे चूस देता है, जो की काजिमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब सातो काजिमा को हॉस्पिटल लेके जाता है तब उसे पता चलता है कि काजिमा के अंदर कोई भी जहर नहीं है। उसके बाद जब सातो की मॉम जब काजिमा से पूछती है कि आखिर उसके साथ बीच में क्या हुआ था जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, लेकिन तभी सातो उन दोनों के बीच में आ जाता है और अपने मॉम को रोकने लगता है। लेकिन तभी सातो की मॉम उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के अपने मन ही मन सोचने लगती है कि जरूर अब तक इन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया होगा, और वो उसके बाद उन दोनों को फिर से वहाँ पे अकेला छोड़ के चली जाती है। उसके बाद सातो और काजिमा एक साथ होटल में घूमने लगते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे एक कपल की वेडिंग हो रही थी। तभी सातो काजिमा से कहता है मैं यहाँ ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। और ये सुनते ही टीचर काजिमा बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके कुछ ही दिनों बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो अपने दोस्त सुजुकी के साथ होता है और वो उसे बता देता है कि वो और टीचर काजिमा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये सुनते ही सुजुकी बिल्कुल हैरान हो जाता है। लेकिन तभी सातो उससे कहता है अबे बेवकूफ, थोड़ा धीरे बोल, ये एक सीक्रेट है। उसके बाद वो उसे फिर से कहता है देख भाई, मुझे तो मेरी बंदी मिल गई है, इसलिए तू भी जल्दी से एक टीचर को पटा ले, क्योंकि मैं तो चल अपनी प्यारी टीचर काजिमा के साथ लंच करने
करने। उसके बाद सुजुकी अकेले ही बैठे हुए लंच कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ उसके पास मात्सुकाजे टीचर आ जाती है और वो सुजुकी से कहती है, हे अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। और ये सुन के तो सुजुकी बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन तभी वो मैम से कहता है, लेकिन टीचर आप मेरे साथ आखिर लंच करना क्यों चाहती हो, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा डरावना दिखता हूँ, इसीलिए कोई भी मेरे साथ लंच नहीं करता। और उसकी ये सब बातों को सुनने के बाद मात्सुकाजे उसके हाथ को प्यार से पकड़ते हुए कहती है कि अरे बुद्धू, किसने कहा कि तुम डरावने दिखते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो शायद तुम्हें मेरे साथ लंच करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्यों है ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ बैठ के लंच करने लगते हैं, लेकिन जब मात्सुकाजे सुजुकी का लंच देखती है तो उसे उसका लंच पसंद आ जाता है। फिर वो उसे कहती है कि हे सुजुकी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं। और ये सुन के तो सुजुकी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद मात्सुकाजे सुजुकी को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी ये गधे का बच्चा उसके हाथों से खाना खाने की बजाय अपने लंच को टिफिन के ढक्कन के ऊपर रख के शेयर करता है, जो देख के टीचर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसको फिर रियलाइज होता है कि अभी आखिर वो अपने ही स्टूडेंट के साथ क्या करने जा रही थी। लेकिन तभी वो इसी चक्कर में गलती से पानी में गिर जाती है और जैसे ही सुजुकी उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर तभी वो गलती से मैम की पैंट उतार देता है। उसके बाद मात्सुकाजे को रियलाइज होता है कि उसका पैर तो पत्थर में फंस गया है, इसीलिए सुजुकी उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। लेकिन जिस हिसाब से उसने मैम को पकड़ के रखा था वो पोज काफी गलत था, और तो और वहाँ पे सोने पे सुहागा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सुजुकी उसे पानी से उठा के बाहर निकाल रहा था तभी वो गलती से, जी हाँ दोस्तों गलती से, उसी फाउंटेन का नल चालू कर देता है और वो पानी की धार सीधा मैम के टांगों के बीच में जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या ही सिचुएशन हुई होगी वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। उसके बाद सुजुकी टीचर के पैरों पे गिर के माफी मांगने लगता है। फिर वो टीचर को अपना स्वेटर देते हुए कहता है, ये लो मैम आप मेरा स्वेटर ले लो, वैसे भी आपके कपड़े गीले हो गए हैं। फिर वो टीचर को अपना स्वेटर देके वहाँ से चला जाता है, लेकिन टीचर तो यहाँ उसके स्वेटर के साथ यहाँ पे अलग ही नशे करने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मात्सुकाजे चेंजिंग रूम में चली जाती है, लेकिन तभी काजेमा उसे कहती है कि हे मात्सुकाजे, तुमने जो स्वेटर पहनी है वो तो सुजुकी की लग रही है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और ये सुन के मात्सुकाजे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है मात्सुकाजे और सुजुकी एक ही ट्रेन में होते हैं और ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ भी होती है, लेकिन तभी मात्सुकाजे का कपड़ा उसी ट्रेन के गेट में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे बटन खुल जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन थोड़ा सा मुड़ता है मात्सुकाजे हड़बड़ी में गलती से सुजुकी को हक कर लेती है और सुजुकी को अपने सामने कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। और जैसे ही सुजुकी को रियलाइज होता है कि वो सॉफ्ट सी चीज कुछ और नहीं बल्कि टीचर के संतरे हैं, तभी वो अपने जैकेट को खोल के मैम की प्राइवेसी को कवर करने की कोशिश करता है। फिर सुजुकी धीरे धीरे मैम के बटन लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो गलती से मैम के संतरे के बटन को दबा देता है, जिसके बाद तो मैम तो पूरी तरीके से शर्मा जाती है। उसके बाद जब वो दोनों स्टेशन में पहुंच जाते हैं सुजुकी मैम से माफी मांगने लगता है। हालांकि मैम के चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि वो उसके कामों से नाराज है, लेकिन तभी उन दोनों के पास एक ऑफिसर आ जाता है और इस पुलिस वाले को लगता है कि ये डरावनी शकल का बंदा इस लड़की को छेड़ रहा है। लेकिन तभी मात्सुकाजे सुजुमी के करीब जाके उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि अरे नहीं, ये लड़का मुझे छेड़ नहीं रहा, बल्कि हम दोनों तो कपल्स है। और मात्सुकाजे ये इसीलिए कहती है ताकि वो पुलिस वाला सुजुकी को छोड़ दे। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुकी मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बगल में तो टीचर मात्सुकाजे होती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं, मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है और उन दोनों के पास ही छाता नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे दो बच्चे बड़े भैया कहते हुए आ रहे थे और असल में ये दोनों सुजुकी के सिबलिंग्स होते हैं, यानी कि उसके भाई बहन। उसके बाद जब वो लोग एक साथ अपने घर जाने लगते हैं तभी सुजुकी के भाई बहन कहते हैं कि चलो ना बड़े भैया, आपने जो लकी मिल खरीदा है उसको अभी खोल के देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टॉयज निकले हैं। उसके बाद सुजुकी के छोटे भाई को एक पांडा मिलता है, लेकिन उसकी बहन को एक मछली मिलती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन तभी मात्सुकाजे सुजुकी के बहन को अपना पांडा दे देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पहले के मछली वाले टॉय को खुशी के मारे ऊपर फेंक देती है और वो मछली वाला टॉय सीधा जाके मात्सुकाजे के संतरों में घुस जाता है। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आने लगता है और सुजुकी उन तीनों को पानी की छींटों से बचाने के लिए नीचे झुक के उन लोगों को छाते से कवर कर लेता है, लेकिन तभी गलती से छाते का हैंडल कहीं और ही घुस जाता है, जिससे टीचर का पानी निकल जाता है। उसके बाद वो शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है। और उसके जाने के बाद सुजुकी के भाई बहन कहते हैं कि बड़े भैया आपकी दोस्त तो बहुत ही अजीब है, वो इतनी बड़ी होने के बावजूद एक ट्रक से डर गई। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर काजेमा और मात्सुकाजे एक बार में बहुत ज्यादा ही पी लेते हैं। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि टीचर काजेमा अगर थोड़ा सा भी पी ले तो उनको बहुत ज्यादा ही चढ़ जाती है, इसी वजह से सातो उसे लेने आ जाता है। उसके बाद सातो मात्सुकाजे को गुड नाइट कह के वो टीचर काजेमा को अपनी पीठ पे उठा के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। और इधर मात्सुकाजे अपने मनी मन सोच रही थी काजेमा कितनी ज्यादा लकी है, उसके पास सातो जैसा बॉयफ्रेंड है जो उसका कितना ख्याल रखता है, क्या मुझे भी ऐसा कभी कोई मिलेगा। इसके बाद हमें मात्सुकाजे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने टीचर के एग्जाम को देने के लिए स्कूल में जा रही थी, लेकिन तभी वो
भागते भागते गिर जाती है और उसे पता चलता है कि उसका सैंडल भी टूट चुका है। और इतना सब होने के बाद वो तो ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी, लेकिन तभी वो किसी की आवाज सुनती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तुम लोग तो इसे देख के बिल्कुल समझ ही चुके हो कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना सुजुकी है। फिर सुजुकी को जब पता चलता है कि मात्सुकाजे अपने टीचर के एग्जाम को देने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और तो और उसका सैंडल भी टूट चुका है, फिर सुजुकी मात्सुकाजे को अपनी पीठ पर बैठा के फुल स्पीड में स्कूल की ओर ले जाने लगता है। और मात्सुकाजे अपने मन ही मन सोच रही होती है, ये आदमी कितना ज्यादा अच्छा है, ये मेरी कितनी ज्यादा मदद कर रहा है। लेकिन जैसे ही सुजुकी शॉर्टकट लेने के लिए सीढ़ियों का यूज करता है, उसके कमर पे वो लगा हुआ मेटल का हुक सीधा मात्सुकाजे के टांगों के बीच में टकरा रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है। फिर इसके बाद जैसे तैसे सुजुकी उसको स्कूल में पहुंचा देता है और तो और वो उसका जूता भी ठीक कर देता है। फिर मात्सुकाजे सुजुकी को कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। और ये सुन के सुजुकी उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी इसकी वजह से मेरी थोड़ी बहुत कसरत भी हो गई। और सुजुकी के मुंह से ये सब सुनने के बाद मात्सुकाजे के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो शर्माने लगती है। फिर वो सुजुकी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुजुकी वहाँ से चला जाता है। और इधर मात्सुकाजे अपनी मन ही मन सोच रही होती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो आज उससे पहली बार ही मिली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और जैसे ही मात्सुकाजे की आंखें खुलती है वो देखती है कि वो तो अभी सुजुकी के कंधे पे है। फिर वो उससे शर्माती हुई कहती है कि अरे सुजुकी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम मुझे अपनी पीठ की सवारी क्यों करवा रहे हो? लग तो ऐसा रहा है कि मैम को कहीं और की ही सवारी करनी थी। उसके बाद सुजुकी मात्सुकाजे से कहता है, असल में सातो ने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे कहा कि आप और टीचर काजेमा ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए मैं आपको आपके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं तो अपने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये सुन के मात्सुकाजे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और सुजुकी को उसके लिए इतना सब करने के लिए वो उसे प्यार से थैंक्स कहती है। इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी और तभी हमें इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम टाकाशी होता है और वो दूसरे हाई स्कूल से यहाँ पे आया होता है और वो अपने बारे में उन सबको बता ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और टीचर आ जाती है जिसका नाम हिकारी होता है और वो टाकाशी को जोर से पकड़ते हुए कहती है कि हे टाकाशी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए फौरन चुपचाप मुझे अपना लंच दे दो। और उसको ऐसी हरकत करते हुए देख के वो सब लोग अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, अबे यार इसकी टीचर तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाकाशी स्कूल से घर आ चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके बेड पे तो पहले से ही टीचर हिकारी लेटी हुई है। और ये देख के टाकाशी उससे हैरान होते हुए कहता है कि अरे टीचर, आखिर आप यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? और ये सुन के हिकारी उससे कहती है कि असल में मेरे कमरे का हीटर खराब हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे रूम में आ गई। फिर वो टाकाशी को अपने संतरों में जकड़ते हुए कहती है कि तुम तो अभी किसी बिल्कुल हिट बैग की तरह हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसे सोने में बहुत मजा आता है। उसके बाद टाकाशी अपने मन ही मन कहता है कि यह है मेरी टीचर मिस हिकारी और हम दोनों बचपन से ही एक ही अपार्टमेंट में बड़े हुए हैं और जब भी हम दोनों के पेरेंट्स बाहर फुल टाइम काम करने के लिए जाते थे तब सिस्टर हिकारी आके मेरे साथ खेला करती थी, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक टॉय की तरह था। इसके बाद टाकाशी जैसे तैसे उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी चक्कर में वो गलती से हिकारी के ब्रा का हुक खोल देता है और ये देख के टाकाशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि टीचर हिकारी अभी सो रही है, इसीलिए वो उसकी हुक को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हिकारी सोते हुए ही टाकाशी को फिर से अपने संतरों में जकड़ लेती है। और जैसे ही टाकाशी को हिकारी के संतरे अपने मुंह के पास फील होते हैं तब टाकाशी अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हिकारी के मिल्क शेक का एक जोर का सिप ले लेता है। और टाकाशी की ये सब करने की वजह से हिकारी नींद से उठ जाती है और टाकाशी को लगता है कि अब वो हिकारी से पिटने वाला है, लेकिन हिकारी तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। मगर जैसे ही वो रूम के बाहर जाती है तब वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि आखिर ये टाकाशी साला मेरे संतरों के साथ क्या कर रहा था, कहीं इसके बढ़ती उम्र के साथ इसकी मर्दानगी बाहर तो नहीं आ रही। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि आज हिकारी ने टाकाशी को अपने साथ जबरदस्ती अडल्ट शॉपिंग करने के लिए बुलाया था। फिर वो उसे कहती है कि चलो अब शर्माओ मत और एक मर्द की तरह बिहेव करो, क्योंकि आज तुम्हें मेरे लिए अपनी पसंद के अंडरगारमेंट्स चुनने होंगे। इसके बाद हिकारी चेंजिंग रूम में चली जाती है और यहाँ तो टाकाशी अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अबे यार अब मैं क्या करूँ, आखिर ये मिस हिकारी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। उसके बाद वो हड़बड़ी में आके वहाँ से कोई भी एक अंडरगारमेंट का सेट उठा के हिकारी को दे देता है और जैसे ही हिकारी देखती है कि आखिर इस साले टाकाशी ने ये किस तरीके का सेट दिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है, लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी जिद में आके उसे पहन लेती है। और जैसे ही वो सब उसका पहनना कंप्लीट हो जाता है टाकाशी शर्म के मारे उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है और हिकारी उसे बताने की कोशिश करती है कि मैंने अभी तक अपने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन यहाँ पे टाकाशी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि हिकारी उसके साथ फिर से मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसको 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। और फिर इन सब कांड के बाद वो दोनों कैफे में आ जाते हैं जहाँ पे टाकाशी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अरे यार सॉरी, आज जो सब भी हुआ था वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मगर हिकारी तो यहाँ उसकी बातों को सुनने के बावजूद अपने गुस्से वाले मूड में ही रहती है
लेकिन तभी वो ताकाशी को अपने पास खींचती हुई कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया था। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकाशी अपने स्कूल के साथ हाइकिंग पे आया था, लेकिन तभी उसके सामने हिकारी आ जाती है जिसे देख के ताकाशी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उसे कल की शॉपिंग मॉल वाली बात याद आ रही होती है। मगर तभी ताकाशी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी हिकारी उसे पकड़ लेती है। मगर हिकारी ने जिस लकड़ी का सपोर्ट लिया था वो लकड़ी ही टूट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक गुफा में बैठ के बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी ताकाशी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और वहाँ पे आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए हिकारी ताकाशी को अपने कंबल में लेके उसे जिस्म की गर्मी देने लगती है। काश मेरी टीचर ने भी मेरे लिए ऐसा कभी कुछ किया होता। उसके बाद ताकाशी हिकारी से कहता है क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है, और ये सुन के हिकारी उसे अपने वाटर बॉटल में रखी हुई चाय को देने लगती है। लेकिन तभी ताकाशी फिर से अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके संतरे के रस को पीना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हिकारी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है। फिर वो ताकाशी को चाय देने लगती है ताकि वो उसके संतरों को छोड़ दे, लेकिन तभी वो चाय उसके टांगों के बीच में गिर जाती है। और इसके बाद यहाँ पे क्या ही हुआ होगा वो शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग खुद ही समझदार हो। इसके बाद जब ये सब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब ताकाशी को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है और वो अपने मन ही मन कहता है कि बिग से शिकारी भले ही मुझे कितना भी परेशान करती थी, लेकिन वो हमेशा मेरा ख्याल भी रखती थी। और ये सब सोचने के बाद वो हिकारी को आई लव यू कह देता है, जो सुन के हिकारी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो उससे कहती है कि हे आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, मुझे साफ साफ कहो। मगर ताकाशी उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही वो हिकारी के गोद में सो जाता है। और इन सब के कुछ ही दिनों बाद स्कूल में फेस्टिवल चालू हो जाता है। फिर हमें सुजुकी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि उसके बगल में टीचर मात्सुकाजे गर्ल्स की स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। फिर वो दोनों एक साथ घूमने लगते हैं, लेकिन तभी मात्सुकाजे उससे कहती है कि क्या तुम्हें मैं इन कपड़ों में अजीब लग रही हूँ, या फिर शायद से मुझे ये कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए था। और ये सुन के सुजुकी उससे कहता है कि अरे नहीं टीचर, आप तो इन कपड़ों में बिल्कुल आई मीन कमाल की लग रही हो। और ये सुन के मात्सुकाजे शर्मा जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ, इसकी वजह से मैं सुजुकी के और भी करीब आ पाऊंगी। और वो दोनों ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के सामने हिकारी प्रकट हो जाती है और वो मात्सुकाजे को स्टूडेंट के आउटफिट में देखते हुए कहती है कि वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों की इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ। फिर हिकारी मात्सुकाजे को हथकड़ी पहना देती है और वो उसे सुजुकी के साथ एक कमरे में बंद करने से पहले कहती है मैंने इस हथकड़ी की चाबी इसी कमरे में छुपाई है, इसीलिए तुम दोनों उसे आराम से ढूंढो और एक दूसरे के साथ एंजॉय करो। उसके बाद सुजुकी चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन वो अपने मन ही मन कहता है क्या टीचर मात्सुकाजे मुझे सच में पसंद करती है, क्योंकि मैंने तब हिकारी के मुंह से सुना था कि वो मुझे और टीचर मात्सुकाजे को और भी करीब लेके आएगी। और ये सब सोचने के बाद उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है वो टीचर मात्सुकाजे को अपने इतने करीब देख के घबरा जाता है और वो डर के मारे चाबी को ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से वो चाबी सीधा मात्सुकाजे की ब्रा के हुक को खोलते हुए सीधा उसकी पैंटी में चली जाती है। और मात्सुकाजे के हाथों में तो हथकड़ियां होती है, इसीलिए अब वो खुद से तो वो चाबी नहीं निकाल सकती। इसीलिए वो सुजुकी को शर्माते हुए कहती है कि प्लीज सुजुकी अपनी आंखें बंद करो और मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे। इसके बाद जब सुजुकी अपनी आंखें बंद कर लेता है तब मात्सुकाजे उसे उसकी पैंटी उतारने के लिए कहती है और ये सुनते ही सुजुकी उससे घबराते हुए कहता है कि टीचर क्या आप सच में श्योर हो? जिसपे मात्सुकाजे उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं ये तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं कह सकती। इसके बाद जैसे ही सुजुकी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी वो गलती से, जी हाँ दोस्तों गलती से, मात्सुकाजे के संतरों को दबा देता है, जिसकी वजह से मात्सुकाजे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो सुजुकी के सर को पकड़ के अपने स्कर्ट के नीचे कर देती है, जिसकी वजह से चाबी तो नीचे गिर जाती है। लेकिन जैसे वो उसे देखने के लिए अपने सर को उठाता है वो एक अलग ही गैलेक्सी में पहुंच जाता है, जिसका नजारा शायद ही तुम लोगों को इस जन्म में मिलेगा। इसके बाद सुजुकी अपने घुटनों के बल गिर के मात्सुकाजे से माफी मांगने लगता है और टीचर उसे माफ कर भी देती है। लेकिन तभी मात्सुकाजे को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है और उसे याद आता है कि भले ही वो हमेशा कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसी रहती हो, लेकिन सुजुकी हमेशा ही उसकी मदद करता रहता था। और ये सब बातें सोचते हुए ही वो उसे शर्माते हुए गलती से कह देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और ये बात सुनते ही सुजुकी तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, मगर जैसे ही मात्सुकाजे को रियलाइज होता है कि उसने अपनी दिल की बात सुजुकी को इतनी आसानी से कैसे कह दी, और ये सब सोच के ही वो शर्म के मारे उस रूम से भाग जाती है। और सुजुकी यहाँ अपने मन ही मन कहता है आखिर अब मैं क्या करूँ, क्या एक टीचर और स्टूडेंट का एक साथ रिलेशनशिप में आना ठीक है? लेकिन जैसे ही सुजुकी अपने छपरी दोस्त सातो और तकाशी को देखता है कि वो लोग तो अपने ही टीचर के साथ लगे पड़े हैं, जिसके बाद वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी अपनी टीचर मात्सुकाजे को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही रहेगा। यहाँ पे हमें इन चारों को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के पीछे वाली साइड में पेट्रोलिंग करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे ताकाशी इस काम के लिए मान जाता है, जो देख के साया उससे कहती है कि वैसे मुझे ऐसे रात में पेट्रोलिंग करने में बहुत डर लगता है, लेकिन ताकाशी तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। और उन दोनों को ऐसे प्यार से बातें करते हुए देख के हिकारी को थोड़ा जेलस फील होता है
और वो अपने मन ही मन कहती है कि क्या बकवास है ये, आखिर ताकाशी इतनी कूल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, जबकि मुझे पता है कि वो बचपन में डर के मारे अपने पैंट में ही मुद देता था। इसके बाद हिकारी बेसमेंट में जाते हुए कहती है कि लगता है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं उसे डरा के सबके सामने उसका रोता हुआ चेहरा एक्सपोज कर दूंगी। मगर जैसे ही हिकारी बेसमेंट के थोड़ा और अंदर जाती है तभी नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वो वहाँ पे अटक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताकाशी और साया भी आ जाते हैं और हिकारी को इस तरीके से फंसे हुए देखकर वो दोनों सुजुकी को मदद के लिए बुलाने लगते हैं। मगर तभी हिकारी ताकाशी का पैर पकड़ लेती है ताकि वो उसे ऐसे अकेला छोड़ के ना जाए, लेकिन इसकी वजह से ताकाशी के भी नीचे का फ्लोर टूट जाता है और जैसे ही वो हिकारी की तरफ देखता है उसे हिकारी के दो बड़े बड़े जन्नत दिख जाते हैं। और तो और हिकारी यहाँ पे बहुत देर से फंसी हुई थी जिसकी वजह से उसे बहुत जोर की सुसु लगी थी और जैसे ही ताकाशी को पता चलता है कि हिकारी और खुद को ज्यादा देर के लिए कंट्रोल करके नहीं रख सकती, वो पास के ही पड़े हुए बाल्टी को ले आता है। मगर तभी हिकारी उससे शर्माती हुई कहती है कि हे ताकाशी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी पैंटी उतार सकते हो, क्योंकि मेरा हाथ अभी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। उसके बाद साला ये ताकाशी शर्माते हुए हिकारी की पैंटी को उतार देता है, जिसके बाद हिकारी खुद को हल्का करना शुरू कर देती है और उसकी ये मूतने की आवाज सुन के साया और सुजुकी कहते हैं अबे ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी उस टूटे हुए फ्लोर को ठीक कर देता है और यहाँ पे हिकारी अपने मन ही मन कहती है कि न जाने ताकाशी ने आज मेरा क्या क्या देख लिया। अच्छा, लेकिन ताकाशी ने तो पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। फिर जैसे ही हिकारी ताकाशी को कुछ कहने वाली होती है, ताकाशी सुजुकी और साया के साथ यहाँ से बाहर निकलने लगता है और ताकाशी को इस तरीके से जाते हुए देखकर हिकारी अपने मन ही मन सोचने लगती है कि कहीं ताकाशी ये तो नहीं सोच रहा है कि मैंने उससे ये जानबूझ के करवाया है। मगर ताकाशी के दिमाग में तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने मन ही मन कहता है कि नहीं, मैं अभी उनकी आंखों में ऐसे नहीं देख सकता, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिकारी एक भालू का कॉस्ट्यूम पहन के सारे कपल्स को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से स्कूल में एक अफवाह फैल जाती है कि वो भालू जिस पे भी अटैक करता है उनको उनका मनपसंद पार्टनर मिल जाता है। और साया के मुंह से ये सब सुनने के बाद मात्सुका से बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और फिर वो भी फटाक से उस भालू को ढूंढने चली जाती है। उसके बाद हमें हिकारी को दिखाया जाता है जो कि उन स्टूडेंट से भाग रही होती है। फिर वो एक रूम में जाके छुप जाती है और तभी वहाँ पे ताकाशी भी आ जाता है। फिर हिकारी उससे शर्माती हुई कहती है कि हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि इस भालू के कॉस्ट्यूम में मैं ही हूँ। और ये सुन के ताकाशी उससे कहता है कि मैंने बस गेस किया था और वैसे भी बिग सिसी का मैं बचपन से आपको जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए गेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं तभी उन्हें उन स्टूडेंट्स की आवाज फिर से सुनाई देती है, जिस वजह से वो दोनों फिर से उसी रूम में छुपने आ जाते हैं और इसी चक्कर में ताकाशी गलती से हिकारी की कॉस्ट्यूम में घुस जाता है, वो भी बिल्कुल 69 वाली पोजीशन में। और तो और यहाँ पे सोने पे सुहागा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ताकाशी का फोन नीचे गिरता है उस फोन की रोशनी की वजह से ताकाशी को हिकारी की पुसीकैट दिखाई दे देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हिकारी ने कॉस्ट्यूम के अंदर अपने कपड़े ही नहीं पहने होते हैं। और तो और ये साला ताकाशी ऐसे अजीबोगरीब सिचुएशन में हिकारी को प्रपोज कर देता है और तो और हिकारी उसके प्रपोजल को मान भी जाती है और वो उससे कहती है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो और इस बात को भूलना मत। इसके बाद हमें मात्सुकाजे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस भालू को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो एक बड़ा सा जूता देखती है और उसे लगता है कि वो वही भालू है। फिर वो उसे जोर से हग करती हुई कहती है कि मेरा जो सुजुकी के लिए प्यार है उसे प्लीज सक्सेसफुल कर दो। मगर मात्सुकाजे जिसे भालू समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अपना सुजुकी ही होता है और उसे देखते ही मात्सुकाजे बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है। लेकिन तभी सुजुकी उससे कहता है कि मैं अभी बस एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास अभी ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है और अभी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं आपको ज्यादा कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे साथ ऐसे ठीक हो तो प्लीज प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मेरी वाइफ बन जाओ। और ये सुनते ही मात्सुकाजे तो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें सुजुकी, सातो और ताकाशी को एक कैफे में दिखाया जाता है और तभी उनका दोस्त तानाका जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम लोगों ने मेरे ही बिना अपने अपने टीचर्स को पटा लिया? तुम लोग तो बहुत ही दोगले किस्म के दोस्त निकले, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ सिर्फ 3 महीने, इन 3 महीनों में मैं भी अपनी टीचर को पटा के ही रहूंगा। उसके बाद हम चारों एक ग्रुप डेट पे जाएंगे। और ये कहते हुए तानाका रोते हुए किचन में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तानाका तेल का एक कंटेनर लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो सारा तेल लड़की के ऊपर गिर जाता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तानाका के स्कूल की नर्स वाली टीचर होती है, जिसका नाम होता है चिजुरू। और पता नहीं क्यों इसका नाम सुन के मुझे किसी गोल्ड डिगर की याद आ रही है। इसके बाद तानाका उससे माफी मांगते हुए उसे अपना शर्ट ऑफर करता है और चिजुरू उसके सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर देती है, जो देख के तानाका तो बिल्कुल शर्म के मारे पगला गया था। फिर वो चिजुरू से कहता है कि अरे टीचर, आखिर आप क्या कर रहे हो? आपको मेरे सामने ऐसे कपड़े बदलना नहीं चाहिए। लेकिन चिजुरू तो यहाँ उसे बिना एक्सप्रेशन दिए ही कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर ये सुनने के बावजूद ये गधे का बच्चा उस रूम से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा चिजुरू के ऊपर जाके गिरता है, जिसके बाद तानाका गलती से उसके संतरे भी दबा देता है। और जब उसे रियलाइज होता है कि उसने आखिर अपने ही टीचर के साथ ये क्या कर दिया, ये जान के ही वो शर्म के मारे पीछे हटने लगता है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिकारी और चिजुरू एक साथ बैठे होते हैं। फिर हिकारी उससे कहती है कि वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम
तुम सारे स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली होना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस में है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें उसे ठीक करना होगा और मेरे ख्याल से तुम्हें इसके लिए किसी ऐसे को अप्रोच करना होगा जिसे तुम आसानी से समझ सकती हो। और ये सुनते ही चिजुरू को तानाका की याद आती है। इसके बाद हमें तानाका को दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन कहता है कि आज क्रिसमस है और तो और आज मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, लेकिन मेरी ही टीचर मेरे घर पे आखिर ये क्या कर रही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि चिजुरू यहाँ पे इसीलिए आई है ताकि वो तानाका को अच्छे से जान सके। उसके बाद चिजुरू उसे अपने बचपन की वीडियोस दिखाने लगती है ताकि तानाका भी उसे अच्छे से जान सके। तभी तानाका को पता चलता है कि चिजुरू को अपनी चीजों पे अपना नाम लिखने की आदत है। इसके बाद चिजुरू उससे कहती है कि जब से मैंने अपने जॉब की वजह से अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा है तब से लेके अब तक मैं क्रिसमस अकेले ही मनाती थी, लेकिन इस साल तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये सुनते ही तानाका तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है कि तो इसका मतलब टीचर यहाँ पे इसीलिए आई है ताकि वो मेरे साथ पूरा क्रिसमस मना सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हो। और ये सब सोचते हुए ही तानाका गलती से केक को गिरा देता है, मगर चिजुरू उसे फटाक से पकड़ लेती है। लेकिन तभी तानाका का पैर एक बियर की बोतल से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो बोतल खुल के मैम के पीछे वाले एरिया को गीला कर देता है। और इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चिजुरू वहाँ से जाने से पहले तानाका को एक क्रिसमस गिफ्ट देती है और तानाका भी यहाँ पे उसे एक गिफ्ट देता है। और जब चिजुरू उसे खोलती है तब उसके अंदर से एक बड़ा सा टेडी बियर निकलता है। उसके बाद चिजुरू उसके ऊपर अपना नाम लिख देती है और उसे थैंक्स कहके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब उसके जाने के बाद तानाका चेक करता है कि आखिर चिजुरू ने उसे क्या गिफ्ट दिया है तो वो देखता है कि उसके अंदर तो चिजुरू की पैंटी है। और इधर हमें दूसरी तरफ चिजुरू को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि अरे उसका गिफ्ट अगर अभी मेरे पास है तो फिर मैंने तब उसे क्या दिया था। और फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि चिजुरू और तानाका एक इवागाकी नामक आइलैंड पे ट्रिप के लिए आए थे। इसके बाद हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि चिजुरू और तानाका एक दिन एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं और चिजुरू ने कुछ लॉटरी के टिकट भी खरीदे थे और तो और वो किस्मत से वो लॉटरी भी जीत जाती है जिसकी वजह से उसे इवागाकी आइलैंड के 2 टिकट्स मिले थे। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और तानाका अपने मन ही मन कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही टीचर के साथ एक प्राइवेट बीच पे घूमने आऊंगा। इसके बाद चिजुरू तानाका का हाथ पकड़ के उसे एक बीच के कोने में लेके जाती है जहाँ पे वो लोग स्विमिंग कर सके। मगर जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पास के ही एक बोर्ड में लिखा था कि यहाँ पे स्विमिंग करना मना है और ये देखते ही चिजुरू का मूड ऑफ हो जाता है। मगर तभी तानाका उसके मूड को ठीक करने के लिए उसे छोटे छोटे प्यारे क्रैब्स दिखाने लगता है ताकि चिजुरू थोड़ी सी डिसअट्रैक्ट हो जाए। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। उसके बाद तानाका चिजुरू की हेल्प करने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है। मगर जैसे ही तानाका उसे उठाने की कोशिश करता है उसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है क्योंकि चिजुरू जब पानी में गिरी थी तब उसकी पैंटी भी खुल गई थी। उसके बाद वो लोग अपना सामान पैक करके होटल की ओर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी तानाका उसके हाथ में एक गाइड बुक को देखता है जो देख के वो चिजुरू से कहता है कि मैम क्या ये सब आपने मेरे लिए प्लान किया था। जिसपे चिजुरू से कहती है कि हाँ मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही प्लान किया था ताकि तुम यहाँ पे अकेले मेरे साथ बोर्ड ना हो जाओ। और ये सुन के तानाका उससे शर्माते हुए कहता है कि अरे नहीं मैम मैं आपके साथ कभी भी बोर्ड नहीं हो सकता, उल्टा मैंने तो आज आपके साथ बहुत इंजॉय किया। और ये सब सुन के चिजुरू से थैंक्स कहती है। इसके बाद चिजुरू को रात में चमकते हुए स्टार्स को देखने थे इसीलिए वो दोनों रात में ही उस आइलैंड के पहाड़ी पे हाइकिंग के लिए जाते हैं। मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है जिसके बाद वो लोग बारिश से बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। मगर तानाका को यहाँ पे गुफा के अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और ये बात जब चिजुरू को पता चलती है तो वो तानाका को जोर से हग कर लेती है ताकि वो उसे अपनी जिस्म की गर्मी दे सके। मगर तभी इसी चक्कर में वो लोग गुफा के और भी अंदर तक गिर जाते हैं और जैसे ही तानाका टॉर्च को ऑन करता है तो उसे चिजुरू की ही गुफा दिखाई देने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं। और चिजुरू धीरे धीरे अपनी पोजीशन सही करने लगती है क्योंकि वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स थे जिन्हें ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ये सब टूट जाए। इसके थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और जब चांद की रोशनी गुफा के अंदर पड़ती है तब वो गुफा उन क्रिस्टल्स की वजह से बहुत ज्यादा चमकने लगती है और चिजुरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके इस प्यारे और भोले चेहरे को देख के तानाका गलती से कह देता है कि मैं अपनी ही मिस टीचर चिजुरू के प्यार में गिर गया हूँ। और ये सुनते ही चिजुरू से कहती है कि फाइनली आज मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मगर तानाका तो यहाँ अपने मन ही मन कहता है कि क्या मैंने ये बात इतनी जोर से कही थी। लेकिन तभी चिजुरू तानाका की आंखें बंद करते हुए कहती है कि प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए कहीं और देख सकते हो। और इधर हम साफ साफ देख सकते हैं कि चिजुरू ये सुन के बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। इसके कुछ दिन बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तानाका अपने फोन में देखता है कि आज तो 14 फरवरी है यानी कि वैलेंटाइंस डे। मगर तानाका यहाँ अपने मन ही मन कहता है अरे लेकिन मैंने तो हर जगह चेक कर लिया है लेकिन मुझे तो चॉकलेट मिली ही नहीं। क्या मिस चिजुरू मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में चॉकलेट देने में शर्मा रही है या फिर कुछ और बात है। और ये सब बातें वो सोच ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पे ताकाशी आके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो उसे चॉकलेट दिखाते हुए कहता है कि ये चॉकलेट उसे टीचर हिकारी ने दी है। और ये सुनते ही तानाका तो बिल्कुल पगला जाता है। उसके बाद तानाका डिसाइड करता है कि वो पूरे दिन स्कूल में टीचर का वेट करता रहेगा। मगर यहाँ पे तो दिन से लेकर रात हो जाती है लेकिन टीचर का तो यहाँ पे कोई अता पता ही नहीं होता। इसीलिए तानाका अपने घर जाने लगता है। मगर आज बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और तो और सारे
ट्रेन और बसेस भी बंद हो गए थे। लेकिन तभी वो देखता है कि चिजुरू तो बर्फ में ही गिरी हुई थी। जिसके बाद वो दोनों फिर से स्कूल के अंदर आ जाते हैं और हीटर के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन चिजुरू के कपड़े बर्फ की वजह से गीले हो गए थे, इसी वजह से वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन आज चिजुरू से पहली बार कहती है कि प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए उस तरफ मुड़ सकते हो, जिसपे तनाका मान जाता है। लेकिन तभी वो चिजुरू के जैकेट के पास एक चॉकलेट बॉक्स को देखता है और जैसे ही चिजुरू ये चीज नोटिस करती है वो फटाक से इस चॉकलेट को अपने पास छुपा लेती है। मगर चिजुरू को यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और तो और स्कूल की आज सफाई भी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी एक भी ब्लैंकेट नहीं था। और ये सब देख के तनाका उसे सजेस्ट करता है कि उसे उस चॉकलेट को खा लेना चाहिए ताकि कम से कम उसे थोड़ी बहुत एनर्जी तो मिले। और ये सुन के चिजुरू उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ इसे खाना होगा, जिसपे कि तनाका मान जाता है। मगर जैसे ही चिजुरू उस चॉकलेट को बॉक्स से निकालती है तभी वो चॉकलेट हीटर की वजह से पिघल जाता है और वो पूरी की पूरी चॉकलेट सीधा मैम के संतरों में गिरती है। लेकिन तभी तनाका का पैर फिसल जाता है और वो भी सीधा जाके मैम के संतरों पे गिर जाता है और ये साला उसी सिचुएशन में उस चॉकलेट को खा जाता है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसने अभी यहाँ पे चॉकलेट से पिया है या तो खाया है, व्हाटएवर जो भी है ये सब, मुझे इससे क्या। इसके बाद चिजुरू उससे कहती है कि वैसे सच कहूँ तो मैं ये चॉकलेट तुम्हारे लिए ही लाई थी और मैं स्कूल के बाहर तुम्हारा वेट भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही तनाका ये बात सुनता है तो वो अपने मन ही मन कहता है कि क्या सच में मिस टीचर के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, और अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से उन्हें अपनी दिल की बात कहनी ही होगी इससे पहले कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। फिर इसके बाद वो थोड़ी हिम्मत जुटा के चिजुरू को प्रपोज कर देता है और इसके बाद जो होता है वो तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि चिजुरू उसे सीधा यहाँ पे ना कह देती है। और ये सुन के तो बेचारे तनाका का दिल ही टूट जाता है। मगर तभी चिजुरू उसकी तरफ देखते हुए अपनी मनी मन कहती है कि प्लीज बस थोड़ी देर और वेट कर लो। इसके बाद हमें सीधा ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे तनाका रोते हुए स्टेज पे स्पीच दे रहा होता है। और भला वो बेचारा रोए भी क्यों ना, क्योंकि उसे उसकी प्यारी टीचर चिजुरू ने देने से मना जो कर दिया। इसके बाद हमें तनाका के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चारों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इनकी टीचर्स यहाँ पे केक बना रही होती है। लेकिन तभी केक का बैटर मिक्स करते हुए चिजुरू गलती से उसे अपने कपड़ों पे गिरा लेती है। उसके बाद तनाका उसे अपने कपड़े देता है और यहाँ पे चिजुरू उससे कुछ कहने ही वाली थी, मगर उससे पहले ही तनाका उस रूम से चला जाता है। लेकिन जैसे ही चिजुरू उसके और तनाका के फोटो फ्रेम को देखती है तब उसे उसकी पास्ट की बातें याद आने लगती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि नहीं, मुझे उसे कहना ही होगा। और ये सब बातें वो सोच रही होती है, लेकिन तभी गलती से फोटो फ्रेम गिर जाती है और जैसे ही वो उसे कैच करने के लिए नीचे जाती है तभी उसके ऊपर फिशिंग रॉड गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फिशिंग लाइन में फंस जाती है। उसके बाद तनाका फटाक से सीजर्स लेके आता है और चिजुरू को फिशिंग लाइन से छुड़ा लेता है। मगर तभी चिजुरू तनाका को जोर से हक करते हुए कहती है कि अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहे और ना ही अब मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए अब मैं ये तुमसे कह सकती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सुनते ही तनाका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाके कहता है कि चलो अब हम सब एक साथ ग्रुप डेट पे जा सकते हैं। इसके बाद हमें इन चारों कपल्स के ट्रिप का सीन दिखाया जाता है। मगर जैसे वो होटल पे पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है काजिमा ने जो 4 रूम उनके लिए बुक किए थे वो रूम्स असल में अप्रूवल हुए नहीं थे, इसलिए उन होटल वालों के पास सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल थे। जिसके बाद चिजुरू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम कोई दूसरा होटल ढूंढ लेते हैं, तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो। और तभी हिकारी भी कहती है कि मैं और ताकाशी मांगा कैफे में जा रहे हैं और वैसे भी हमें तो सिर्फ गेम खेलने से मतलब है। इसके बाद हिकारी और चिजुरू अपने 2 भोंदू बॉयफ्रेंड्स को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में चलते हुए चिजुरू तनाका से कहती है कि मैंने अभी एक होटल को बुक किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही तनाका वो होटल को देखता है वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई नॉर्मल होटल नहीं बल्कि एक ओयो था। और फिर इसके बाद हमें हिकारी और ताकाशी को दिखाया जाता है जो कि मजे में अपने वीडियो गेम्स खेल रहे थे। लेकिन तभी ताकाशी कहता है कि उसे बहुत नींद आ रही है और ये सुनते ही हिकारी अपने मन ही मन कहती है कि क्या उसे नींद आ रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे मेरे साथ वो सब करना है। और ये सारी गंदी गंदी बातें सोच के ही उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। फिर वो नहाने जाने से पहले कहती है कि हे ताकाशी, तुम अभी सोना मत, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही नहा के आती हूँ। उसके बाद हमें काजिमा और मात्सुकाजे को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर तभी सातो और काजिमा को सुजुकी और मात्सुकाजे के रूम से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और जब वो दोनों ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सुजुकी और मात्सुकाजे ने अपना सांप सीढ़ी का खेल शुरू कर दिया है। जिसके बाद काजिमा और सातो भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दोनों भी अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। मगर यहाँ पे सुजुकी तो बस मात्सुकाजे को मसाज कर रहा होता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। इसके बाद हमें तानाका और चिजुरू को फिर से दिखाया जाता है और जैसे वो दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं तभी तानाका अपने घुटनों के बल गिर के चिजुरू से कहता है कि मैं एक वर्जिन हूँ और मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहने के बाद वो शर्म के मारे बाथरूम में नहाने चला जाता है। और जैसे ही चिजुरू होटल का रिजर्वेशन देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से नॉर्मल होटल की बजाय एक ओयो को बुक कर लिया था। इसके बाद जब चिजुरू बाथरूम में उसके पास जाती है तब वो तानाका के ऊपर बैठ के उसे कुछ पोजीशन सिखाने लगती है। और वैसे भी वो तो नर्स की टीचर है तो उसे तो इन सब चीजों के
बारे में ज्यादा ही पता होगा, लेकिन तनाका के कुछ बचपन की गलतियों की वजह से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिर बिस्तर पे रोते हुए वो अपने मन ही मन कहता है कि आखिर तब मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो पहली बार उसके साथ 2 मिनट भी नहीं टिक पाया, मैं सच में एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। और ये सब बातें वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी चिजुरू उसे पीछे से हक करती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार गड़बड़ मत करना। उसके बाद ये दोनों पूरी रात भर खेलते हैं सुपर स्मैश अल्टीमेट, और ये गेम शायद तुम लोग इस जन्म में तो नहीं खेल पाओगे। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग ट्रिप के बाद अपने घर जाने के लिए रेडी थे, लेकिन तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि चिजुरू बहुत ही अजीब तरीके से चल रही होती है, और ये देख के मात्सुकाजे उसे शर्माते हुए कांग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद ये एनीमे यहीं पे खत्म हो जाती है, और इसके सीजन 2 का आज भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी मांगा जरूर है जिसमें कि और भी बहुत सारी टीचर्स आती है, और मैं इसके पूरे मांगा को जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक कि मैं अपने फेस कैम वीडियोस में स्विच नहीं हो जाता, वरना उनका हाल भी सिकिमोरी की मांगा वाली वीडियो की तरह हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में एम करते हैं पूरे 1 लाख लाइक्स और 50,000 कमेंट्स का। और मुझे पता है कि मैंने ये इस बार अपनी औकात के बाहर का टारगेट दे दिया है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के ही किया है, क्योंकि देखो सेटअप बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है। ऊपर से मेरे रूम में बहुत नॉइज भी आती है, इसलिए मुझे अभी ये सब ठीक करने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं फेस कैम के साथ वीडियोस बनाने लग गया, उस दिन के बाद से तुम लोग मुझे कोई भी मांगा और एनीमे कहो, मैं उन सबको अपने स्टाइल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।